अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभि मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। केले की बागवानी करके किसान कम समय में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। मछली सह बत्तख पालन करना है फायदे का सौदा। अपने राज्य में केले की बागवानी दक्षिणी भाग में की जाती है और इसकी बागवानी करके किसान कम समय में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो प्रदेश के जो किसान इस समय केला के नए बाग लगाना चाहते हैं, वे किसान केले के बाग से अधिक उत्पादन करने के लिए उन्नत किस्मों का चयन करके रोपाई करें। तो केले की खेती करते समय आप किन किन जरूरी बातों पर विशेष ध्यान दें ताकि आने वाले समय में आपको केले के बाग से अधिक फल उत्पादन मिल सके, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी। केला के बागों के बारे में बात करने जा रहे हैं और केला को किस प्रकार से लगाना चाहिए। सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं केला के जो भी केला में ऊर्जा है, केला में जो हम लोगों को तत्व प्राप्त होता है। केला एक एनर्जी का बहुत ही रिच सोर्स है। केला से कई तरह के हम लोगों को विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। गर्म एवं सम जलवायु केला की खेती के लिए उत्तम होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में केला की खेती सफल रहती है। जीवांश युक्त दोमट एवं मटियार दोमट भूमि जिसमें जल निकास उत्तम हो उपयुक्त मानी जाती है। भूमि का पीएच मान 6 से 7.5 हो तो इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के लिए 4 से 5 गहरी जुताई करके भुरभुरा बना लेना चाहिए। रुपाई के लिए 1 माह पहले ही खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद खेत में गड्ढों को तैयार करके रुपाई की जाती है। केला की जो उन्नत प्रजातियां हैं वो है मालभोग है, आपको रेड बनाना है, लाल केला है, G9 है। ये सब इसकी केला की उन्नत प्रजातियां हैं। गड्ढे की खुदाई आप केला के लिए 2 घन फीट का करते हैं, 2 घन फीट का करते हैं और 6 इंच का मिट्टी को अलग रखते हैं और 6 इंच के नीचे की मिट्टी को अलग रखते हैं। गड्ढों को धूप में खुला छोड़ दें, इससे हानिकारक कीट मर जाते हैं। रुपाई के समय पॉलीथीन बैग को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद पौध की रुपाई 1.5 मीटर गुना 1.5 मीटर पर करें। जड़ों को गड्ढे के मध्य में रोपित करें और मिट्टी के आसपास अच्छी तरह से दबा लें। आप गड्ढे की खुदाई कर लें। गड्ढे की खुदाई को छोड़ करके इसके लिए उसको छोड़ दें कुछ दिनों तक खुला हुआ, ताकि उसमें के अंदर का जो कीट है, फफूंद है, वो सारा धूप के गर्मी की वजह से समाप्त हो जाए। अब आप इस दौरान केला की उत्तम प्रजाति का किसी सर्टिफाइड नर्सरी से, प्रमाणित नर्सरी से केला के पौधों को लाने का प्रयास करें। वहाँ पे आप अपना पूर्व में एक बुकिंग कर लें या
बता दें कि आपको इतने पौधों की आवश्यकता है। इस प्रकार से गड्ढे की भराई की बारी आती है। गड्ढे की भराई करने के लिए इसमें आप गड्ढे में बहुत थोड़ी मात्रा में लगभग 10 से 15 ग्राम DAP डालें, 50 ग्राम पोटास डालें, नीम की खल्ली डालें। नीम की खल्ली लगभग आप इसमें कम से कम 1 से 2 kg तक डालें नीम की खल्ली, और साथ में इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला करके गड्ढे की अच्छे से भराई करें। तब गड्ढे की भराई करने के बाद उसे स्वतः बैठने दें। बैठ जाता है तो जब बारिश का मौसम हो तो आप उसमें केले के पौधे को लगा सकते हैं। केला को जो लगाया जाता है वो कंद के द्वारा लगाया जाता है, उत्तक संवर्धित पौधों के द्वारा लगाया जाता है। और इसमें हमेशा जब लगाने चलते हैं तो सर्वप्रथम इसके गड्ढे की खुदाई करते हैं, बगीचे का रेखांकन करते हैं कि आप किस प्रकार से लगाना चाहते हैं। केला को साधारणतः किसान 2 गुना 2 मीटर पर लगाते हैं। जब हम 2 गुना 2 मीटर पर केला को लगाते हैं तो हमारे 1 हेक्टेयर में 2500 पौधा आता है। और जब हम इसे थोड़ा सघन करने का प्रयास करते हैं और केला को 1.8 मीटर पर गुना 1.8 मीटर पर लगाते हैं केला को, तो 1 हेक्टेयर में 3086 पौधा आता है। केले के पौधों को लगाने के उपरांत इसमें शुरू में थोड़ा पानी दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और केला में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। केला थोड़े पानी में उत्पादन केला का संभव नहीं है। तो आप ड्रिप लगा करके इसमें ड्रिप के द्वारा ही उर्वरक को देने का प्रयास करें, कीट का प्रबंधन करें। ये सब आप ड्रिप के द्वारा कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। के साथ निकले थे। उन्होंने तमसा तट पास किया और फिर दक्षिण दिशा में आदि गंगा गोमती के तट पर पहुंचकर रात्रि विश्राम किया। विद्वानों की माने तो यही वो जगह है जहां माता सीता ने वनवास के दौरान सबसे पहले गोमती में अपने केश धोए थे। सदियों से इसे सीताकुंड घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्थित नागा बाबा आश्रम के महंत विश्वनाथ गिरी बताते हैं कि भगवान राम ने यहाँ स्थित शिवलिंग की पूजा की थी। यहाँ उनकी चरण पादुका भी है। दूर दूर से यहाँ पर लोग आदि गंगा माँ गोमती के दर्शन और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। आज किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ विभिन्न कृषि सह व्यवसाय अपना रहे हैं और अपनाए भी क्यों नहीं, क्योंकि कृषि सह व्यवसायियों से किसानों को अच्छी आय जो मिलती है। यदि बात मछली सह बत्तख पालन की करें तो आप इस व्यवसाय को अपनाकर दोहरा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से एक और जहां लागत में कमी आएगी वहीं दोनों के पालन से आमदनी भी बढ़ेगी। अगर आप भी बत्तख सह मछली पालन करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से करें मछली सह बत्तख पालन, चलिए जानते हैं डॉक्टर AK सिंह से। अभी तक तो ये था जो एक तालाब में आपने मछली का बीज डाल दिया, ऊपर से कुछ गोबर खाद वगैरह डाला, मछली को खाना दिया या नहीं दिया, साल भर में जो मछली आपकी बढ़ी उतना को आपने निकाला बाजार में बेच दिया, इसे ही आप मछली पालन समझते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे खेती और पशुपालन है उसी तरह से मछली पालन को भी एक व्यवसाय की तरह अपनाया जा सकता है और इससे समय समय पर बीच बीच में आप पैसा भी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि प्रधान इस देश में अब काफी बदलाव आ गया है। अब कम एरिया से इनकम बढ़ाने के लिए किसानों को नई तकनीकों को अपनाने की सलाह दी जा रही है और किसान अपनाकर अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं। आज मछली पालन के साथ साथ बतख पालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे किसानों की आय भी बढ़ रही है।
मछली सह बतख पालन एक काफ़ी उपयोगी है, जो वरदान की तरह है। कारण यह है कि हमारे यहाँ तालाब की जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए उसमें हमेशा गोबर और दूसरे खाद देते रहने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यदि आप मछली पालन के साथ साथ बतख पालन करते हैं तो उसमें अलग से खाद देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बतख का जो मलमूत्र होगा वो मछली के लिए खाद बनेगा, वो प्राकृतिक भोजन उसका तैयार करेगा। और बतख का भी कुछ भोजन जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो तालाब से मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप जानते ही हैं, जो बतख पालन में बतख को नाक की सफाई करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जो किसान भाई बतख पालते हैं वो देखते हैं जो बतख के लिए एक अलग नाली बनाते हैं या पानी का व्यवस्था करते हैं ताकि वो अपने नाक की सफाई कर सके। तो तालाब यदि आपके पास है तो आप बतख को वहाँ बड़ा आसानी से पाल भी सकते हैं। साथ ही साथ आप बतख का मांस बेच सकते हैं, बतख का अंडा बेच सकते हैं और मछली बेच सकते हैं। हर महीने, हर 15 दिन पर कुछ न कुछ फायदा होते चला जा रहा है। मछली सह बतख पालन में मछलियों और बतखों के संतुलन का ध्यान जरूर रखें। मछलियों के संचय दर सामान्य रखी जाती है, लेकिन बतख एक निर्धारित संख्या में ही पाला जाता है। अब जैसे मछली और बतख पालन करते हैं तो यदि आपके पास 1 एकड़ का जमीन है तब आपको उसमें 120 बतख पालने हैं। अब कौन से बतख पालेंगे? तो सबसे अच्छे जो बतख है, जो बहुत ज़्यादा अंडा देती है, वो खाकी कैम्बल नाम की है। खाकी रंग का बतख है खाकी कैम्बल। यदि आप 120 बतख पालते हैं नर और मादा मिला करके तो आपको वहाँ से अंडे मिलेंगे। और ये अंडे बाज़ार में मुर्गी के अंडे से महंगे बिकते हैं। अगर मुर्गी के अंडे 5 रुपया बिकता है तो बतख के अंडा 10 रुपया बिकेगा, क्योंकि आप जानते हैं इसका साइज़ भी बड़ा होता है और उसमें कुछ औषधीय गुण होता है, मेडिसिनल वैल्यू होता है बतख के अंडे में, तो लोग इसको पसंद करते हैं। और ये बतख आपका 4 महीने के बाद से अंडा देना शुरू कर देगी और खाकी कैम्बल पूरे सालों भर अंडा देते रहती है। अब ये तो बड़ा खुशी की बात है, सालों भर अंडा देगी तो आपको लगभग 300-350 अंडे मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ कमी ये है, जो खाकी बतख अपने अंडे पर बैठती नहीं है, तो हर बार आपको खाकी कैम्बल का चूजा, छोटा बच्चा जो है बतख का, वो खरीद के लाना पड़ेगा। तो ये एक समस्या है। तो कहीं कहीं पर किसान भाई क्या करते हैं, जो खाकी कैम्बल बतख के साथ साथ देसी बतख भी पाल लेते हैं। अब जब खाकी कैम्बल ने अपना देसी बतख ने अंडा दिया तो उस अंडे को हटा के वहाँ खाकी कैम्बल के बतख को रख दिए और देसी मादा बतख से उस अंडे को सेकना शुरू करवा देते हैं। और इसके बाद जो बच्चे निकलते हैं वो खाकी कैम्बल का निकलते हैं। अगर आप चाहें तो देसी बतख भी रख करके और उसको खाना अगर अच्छा से दें, प्रोटीन वाला खाना उसको ज़्यादा खिलाएं, तो लगभग 150 से 160 अंडे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर अंडा सेने के लिए भी दिक्कत नहीं होगा, वो अपने अंडे को से भी लेगी और आपको उसके चूजे मिल जाएंगे। तो सालों साल आपका ये व्यवसाय चलता रहेगा। तालाब में 3 तरह के बीज का संचय किया जाता है, स्पॉन, फ्राई और फिंगरलिंग्स। लेकिन यहाँ आपको फिंगरलिंग्स का संचय करना है क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है, जिसके कारण बतख इनका शिकार नहीं कर पाते हैं। यहाँ एक बात बताना जरूरी है, जब आप बतख के साथ मछली पालन करेंगे तो मछली, आप तो रोहू, कतला, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, ये 6 मछली पाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मछली के बच्चे का जो साइज़ होगा वो थोड़ा बड़े साइज़ का डालेंगे, क्योंकि जैसे ही आप छोटे साइज़ का डालेंगे तो बतख चरते समय कुछ मछली के बच्चे को भी खा जाएगी। छोटे बच्चे रहेंगे, पता चला सारे मछली के बच्चे को खा गई तो आपका मछली नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये करना है जो 4 से 6 इंच का जब बच्चा हो जाए उस समय के बच्चे को उसमें डाला जाए, तालाब में डाला जाए। लेकिन इतना बड़ा बच्चे मिलना थोड़ा समस्या है। जिस भाई को, किसान भाई को समस्या हो, वो ये कर सकते हैं जो तालाब में छोटे बच्चे को डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। और उस तालाब का जहाँ छोटे बच्चे को डाले हैं उस तरफ एक पार्टीशन बना दें, एक जाल से उसको घेर दें, ताकि बतख छोटे बच्चे की तरफ नहीं जा सके। आधे में बतख रहे और आधे में छोटी मछली रहेगी। जब ये मछली बड़ी हो जाएंगी, अंगुलिकाएँ के बराबर, आपके बीच वाले अंगुली के बराबर हो जाएंगे 3-4 इंच के, तब जाल को आप हटा दीजिए। अब जो है बतख इसको, मछली को पकड़ नहीं पाएंगी और दोनों साथ साथ बढ़ेंगी। अब इसमें ऐसा है कि आपको अलग से तालाब में गोबर खाद देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूना देना पड़ेगा। चूना 10 से 15 किलोग्राम, अगर आपके पास 30 डिसमिल का तालाब है तो 10 से 15 किलोग्राम चूना तालाब में हर 15 दिन या महीना में देते रहिए। इससे जो भी खाद बतख आएगा तालाब में वो सरने में सुविधा होगा और पानी भी मछली के लिए अच्छी बनी रहेगी। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान देने की बात यह है, जो बतख को जब भी तालाब में छोड़ें ये लगभग 9-10 बजे के बाद ही छोड़ें। कभी कभी ऐसा देखा गया है जो सुबह सुबह
बत्तख को तालाब में छोड़ दिए और वो जाके अंडा बत्तख तालाब में दे दी, चाहे कहीं घास पर दे दी, तो आपको अंडे नहीं मिलेंगे, आप निराश होंगे, जो अंडे तो मिल नहीं रहे हैं। लेकिन अगर 10 बजे आप बत्तख को छोड़ते हैं तो 10 बजे तक बत्तख अंडे दे देगी और उस घर में ही आपको अंडे वापस मिल जाएंगे। अब इसमें अगर आप शुरुआती दौर में आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, तालाब के बांध पर ही बत्तख का घर बनाना है। बत्तख का घर बहुत महंगा नहीं होता है, इसको आप टीना ओगड़ा से या बांस ओगड़ा से बना दें और तालाब में उतरने के लिए सीढ़ी बना दें। बत्तख दिन भर तालाब में घूमते रहेगी और शाम को अपने घर चली जाएगी। घर में आएगी तो आप उससे थोड़ा 50 ग्राम प्रति बत्तख के हिसाब से उसको भोजन दे दें। इस तरह से आप मछली और बत्तख पालन कर सकते हैं। बत्तख का जो चूजा का जो कीमत होता है ये लगभग 50 से 75 रुपया के बीच एक चूजा का आता है। मछली का कीमत जो जीरा साइज़ का है वो आपको पता है। और बत्तख ऐसा होता है जिसमें बीमारी बहुत कम होती है, तो एक बार आपने उसको अच्छा से पालन शुरू कर दिया, इसके बाद सिर्फ आमदनी ही आमदनी है, बहुत ज़्यादा इसमें खर्च नहीं है। सिर्फ जो बत्तख का खाना होगा वो आपको बाज़ार से खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा इस पर प्रशिक्षण भी उपलब्ध है। अगर आप प्रशिक्षण लेना चाहें तो मत्स्य विभाग से संपर्क कर लें, आप अपने जिला के मत्स्य पदाधिकारी से संपर्क करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पर बने सीता उपवन घूमने आते हैं। ग्वालियर में प्रसिद्ध गोपाल मंदिर पूरी सजावट के साथ जन्माष्टमी पर्व के लिए तैयार है। यहाँ जन्माष्टमी खास होती है। इस मौके पर राधा कृष्ण को 100 करोड़ के हीरे जवाहरात के गहने पहनाए जाते हैं और मंदिर 24 घंटे लगातार खुला रहता है। गोपाल मंदिर की स्थापना 1921 में ग्वालियर रियासत के तत्कालीन शासक माधवराव सिंह ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 9 सितंबर तक मौसम पूरी तरह से शुष्क और 7-8 सितंबर को आंशिक बादल छाए रहने के आसार हैं। इस दौरान दिन में तेज धूप और दिन रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 19 से 49% तक हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 13 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि क्षेत्र में लंबे सूखे या शुष्क मौसम, अधिकतम तापमान और आगामी दिनों में शुष्क मौसम की संभावनाओं को देखते हुए किसान भाई फसलों की फल और पकाव अवस्था पर सिंचाई सुनिश्चित करें। फसलों पर पोषक तत्वों के घोल का छिड़काव करें। खरपतवार नियंत्रण करें। पानी की उपलब्धता के आधार पर सिंचाई फव्वारा, ड्रिप या मेड़ के बीच लाइन विधि से करें। वर्तमान मौसम की स्थिति सफेद मक्खी व हरा तेला के लिए अनुकूल है। किसान भाई सुबह के समय खेत का निरीक्षण करें और पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद अंडाकार या सफेद मोम के फूल से ढके पीले शरीर वाले छोटे निम्फ दिखाई दे सकते हैं। पत्ती की ऊपरी सतह पर संख्या 8 से 12 आर्थिक नुकसान स्तर तक पाए जाने पर रोकथाम के लिए ब्यूप्रोफेजिन 25 SC की 1.5 मिलीलीटर मात्रा या फ्लोनिकामाइड 50 WG की 0.3 ग्राम मात्रा या डिनोटेफुरान
20 SG की 0.40 ग्राम मात्रा या थियाक्लोप्रिड 21.70 SC की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। कपास की फसल में किसान भाई गुलाबी सुंडी की उपस्थिति और नुकसान का निरीक्षण लगातार करते रहें। अगर आर्थिक नुकसान स्तर 10% तक क्षतिग्रस्त टिंडे दिखाई दे तब इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 5 ग्राम मात्रा या इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 10 मिलीलीटर मात्रा या प्रोफेनोफास 50 EC की 30 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंगफली की खड़ी फसल में दीमक और सफेद लट के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 EC दवा 600 मिलीलीटर प्रति बीघा की दर से सिंचाई पानी के साथ प्रयोग करें। धान की फसल में तना छेदक कीट की रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप 3 से 4 प्रति एकड़ लगाएं। इस समय धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर का आक्रमण भी हो सकता है। धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर यानी BPH की रोकथाम के लिए ब्यूप्रोफेजिन 25 SC की 2 मिलीलीटर मात्रा या फ्लोनिकामाइड 50 WG की 0.3 ग्राम मात्रा या पाइमेट्रोजिन 50 WG की 0.6 ग्राम मात्रा या थायोमेथाक्साम 25 WG की 0.2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की फसल में पत्ता मोड़क इल्ली या सुंडी के नियंत्रण के लिए क्लोरंट्रानिलिप्रोल 18.5 SC की 144 मिलीलीटर मात्रा या कट्रप हाइड्रोक्लोराइड 4G की 18 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। उपयोग के पश्चात सिंचाई करें और खेत में 2 से 3 दिन बाद पानी खड़ा रखें। धान की फसल में यदि पौधे का रंग पीला पड़ रहा हो और पौधों की ऊपरी पत्तियां पीली और नीचे की हरी हों तो इसके लिए जिंक सल्फेट 21% 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। मूंग की फसल में फली छेदक और रस चूसक कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास 1.5% चूर्ण को 6 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें या लिम्डासाइहेलोथ्रिन 5% EC की 0.02% नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट 5% को मिलाकर छिड़काव करें। तिल की फसल में सुंडी का आक्रमण पाए जाने पर रोकथाम के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 1 मिलीलीटर मात्रा या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हिलोरी जिला नागौर के विनीत कुमार ने। आपने मिर्च की फसल में एंथ्रेक्नोज रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जो कि मिर्च में एक लगने वाला एक फफूंद जनित रोग है और ये क्लोटोटाइकम कैप्सेसी द्वारा इसका फैलाव होता है। श्यामवर रोग, यह रोग कोलाट्रोट्राइकम नामक फफूंद से होता है। मिर्च का यह बहुत महत्वपूर्ण रोग है जिसका प्रभाव पत्तियों के साथ साथ फलों पर भी पड़ता है। संक्रमित फलों की बाजार में कम कीमत प्राप्त होती है। इस रोग में पौधों का ऊपरी भाग सूखने लगता है। यह प्रभावित पौधों की सभी शाखाओं पर भी हो सकता है। इन सूखे हुए भाग की सभी पत्तियां सूखकर गिर जाती है। इस अवस्था को हाई बैक कहते हैं। सूखी हुई शाखाओं पर काले काले बिंदु नुमा रोग जनक की संरचनाएं बनती है। तो जब पत्तियों पर ही इसके लक्षण दिखाई पड़े उस समय आपको जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड जिसमें कार्बेंडाजिम और प्लस मैनकोजेब दोनों दवा रहती है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो इस फफूंद जनित रोग से काफ़ी हद तक बचा सकता है। बहुत सारी दवा जो है आप कार्बेंडाजिम भी डाल सकते हैं और मैनकोजेब भी अलग अलग से डाल सकते हैं। उसका भी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा प्रभावी इसका उपाय करना है तो मैंने जो दवा बताई जो मिश्रित दवा है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसको घोल बनाकर उसको जो है आप स्प्रे करेंगे और कालांतर में 15 दिन के बाद स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपका जो है इसका प्रकोप से बचा जा सकता है। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। सिंधिया राजा